कार्तिक नैना को गहरी नजरों से देखकर, जब तक दादी और मम्मी यहाँ रहेंगी तुम्हें मिस्री की एक्टिंग करनी पड़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम उनके सामने अपना चेहरा नहीं दिखाओगी। एनी टाइम घूंघट में रहोगी। नैना उसे सवाल भरी नजरों से देखकर, क्यों जीजू, मेरा चेहरा देखने पर क्या होगा? आपकी फैमिली ने मिस्री को थोड़ी ना देखा है। कार्तिक उसे गुस्से में घूरते हुए, स्टूपिड, इतनी भी अकल नहीं है तुम में? नो, उन्होंने अब तक मिस्री को नहीं देखा है, लेकिन तुम उनके सामने मिस्री होने की एक्टिंग करोगी। और जब मिस्री ठीक हो जाएगी तब हम उनके साथ ही तो रहेंगे ना। और तुम कभी ना कभी तो उनके सामने जाओगी। तब वह लोग तुम्हें देखेंगे और सवाल करेंगे, तो क्या जवाब देंगे हम कि हमने उनके साथ गेम खेला था? कार्तिक के डांटने पर नैना का मुंह छोटा सा हो गया। ओह हाँ, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। कार्तिक सीरियस होकर, तो अब सोचो, आज से तुम्हें मिस्री होने की एक्टिंग करना है। और ध्यान रहे, अपनी लिमिट गलती से भी क्रॉस मत करना। तुम सिर्फ एक्टिंग कर रही हो। मिस्री की जगह तुम्हें किसी भी जन्म में नसीब नहीं होगी। कोई गलती, कोई बेवकूफ़ी नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारी किसी भी गलती से उन्हें मेरे प्लान के बारे में पता चला, उन्हें लगा कि तुम मिस्री नहीं कोई और हो, या तुम्हारे सर से घूंघट हटा, तो तुम इस वक्त दुनिया को अलविदा कहोगी। कार्तिक की इस धमकी से वह डर गई। नो नो, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। आपने जैसा कहा, आपकी सारी बातें फॉलो करूंगी, उसने घबराते हुए कहा। और ना करने का अंजाम तो तुम्हें उस वक्त पता चल ही जाएगा, जब सजा मिलेगी। और जैसे कपड़े आज तुमने पहने हैं, हमेशा उनके सामने ऐसे ही ट्रेडिशनल कपड़े ही पहनना, और एकदम संस्कारी बहू की तरह बिहेवियर करना, वरना समझ में आ जाएगा कि कार्तिक कुमार किस बेरहम का नाम है। सारी बातें कड़क अंदाज में समझाकर कार्तिक ने उसे वार्निंग देने वाली नजरों से देखा, और एक प्लेट में उसके और मिश्री के लिए नाश्ता लेकर कमरे में चला गया। नैना ने सांस रोककर उसे कमरे के अंदर जाते तक देखा, और जैसे ही वह कमरे के अंदर गया, वह खुशी के मारे वहां पागल होकर नाचने लगी। ओ माय गॉड, जो चीज करने की मैं इतने दिनों से कोशिश कर रही थी, आज वह अपने आप हो गया। मुझे खुद कार्तिक की वाइफ होने की एक्टिंग करना है। सुपर, ये तो गोल्डन चांस है मेरे लिए। इस एक्टिंग को कुछ ही दिनों में मैं रियलिटी में बदल दूंगी। ऐसा गेम खेलूंगी ना कि सब गन चक्कर बनकर घूमते रह जाएंगे मेरे इशारे पर। बहू बनकर सासू माँ के इशारों पर नाचूंगी नहीं, सबको नचाऊंगी मैं खुशी के मारे नाचते हुए बोली, और आराम से सोफे पर बैठ गई। फिर एकदम से चिंता की लकीरें उसके माथे पर खिंच गईं। हाँ, बस इस मिश्री का ख्याल रखना होगा। इसे उन दवाओं का ओवरडोज देते रहना होगा, वरना ये कभी भी नॉर्मल हो सकती है। और फिर बहुत सीरियस होकर कुछ सोचने लगी। कार्तिक कमरे में दाखिल होकर मिश्री के पास आया। वह बहुत सुकून से सो रही थी, और सोते हुए बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसकी क्यूटनेस को देखकर कार्तिक के दिल में उसके लिए बहुत सारा प्यार आया। उसने प्यार से उसके माथे पर किस किया। गुड मॉर्निंग मिश्री, चलो उठो, तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया हूँ। वह उसके चेहरे के ऊपर झुककर बोला। वह अपनी मोटी मोटी पलकों को उठाकर नींद भरी आंखों से उसे निहारने लगी। सुन रही हो मैंने क्या कहा? उठो, फ्रेश हो जाओ। देखो, तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आया हूँ। उसने फिर से उसके गाल पर हथेली लगाकर कहा। वह थोड़ा सा कुनमुनाई, और उसकी ओर सरकते हुए उसकी गोद में ही सर रखकर सो गई। काशी, मुझे और सोना है, नींद पूरी नहीं हुई, वह उबासी लेते हुए बोली। वह बेड पर बैठा हुआ था, उसने पहले उसकी गोद पर सर रखा और धीरे धीरे उसके पेट में घुसने लगी। बदमाश, गुदगुदी मत करो, वरना मैं बहुत कुछ करूंगा। चलो अब जल्दी से उठो, फ्रेश हो जाओ, नाश्ता कर लो, मुझे जाना है। कार्तिक ने प्यार से उसके सर को सहलाते हुए बालों में उंगली उलझाकर कहा। पहले तो वह बहुत सुकून महसूस कर रही थी, फिर जैसे उसके जाने की बात पर उसने गौर किया, वह बेचैन होकर उठ गई। वह डरे हुए स्वर में बोली, काशी, मुझे रोज छोड़कर क्यों चले जाते हो? वह मुझे वह आगे बोलने को हुई, तभी उसे गेट पर खड़ी नैना नजर आई, जिसने हाथों और आंखों के इशारे में कहा, अगर आगे बोलने की कोशिश की तो मार डालूंगी। डरकर मिश्री की आंखों में आंसू भरकर और वह झट से कार्तिक के गले लग गई। मिश्री, अगर तुमने गलती से भी कार्तिक को मेरी सच्चाई बताने की कोशिश की, तो सोच लेना उसी वक्त तुम्हें मार दूंगी। और एक बात, कि तुम पर वह भरोसा करेगा ही नहीं। उसे भी लगता है कि तुम पागल हो, इसलिए खामोश रहने में ही तुम्हारी भलाई है। नैना की दी हुई धमकी मिश्री के कानों में गूंजी। कार्तिक को लग रहा था कि वह ऐसे ही उसके गले लगी है। जब उसे अपने कंधे पर गीलापन महसूस हुआ, तब उसने उसके चेहरे को झांक कर देखा। उसे मिश्री के टपकते हुए आंसू नजर आए। उसका दिल सुलग गया। क्या हुआ? मैं तुम्हारे करीब हूं ना, फिर क्यों रो रही हो?
कुछ बताना चाहती हो मुझे? कोई तकलीफ है तुम्हें? वह उसे अपने से अलग करके फिकर के साथ पूछने लगा। काशी प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। मुझे डर लगता है, दर्द होता है, गुस्सा आता है। ये सब बोलते हुए मिस्री ने डरी हुई नजरों से दरवाजे पर खड़ी नैना को देखा, जो अभी उसे घूर रही थी। उसके डर से मिस्री कुछ ना बोल पाई, बस वापस कार्तिक के गले लग गई। कार्तिक से चिपकने का बहुत मजा ले रही हो ना? अब बताती हूँ तुम्हें। तुम्हारा मैं हालत करूंगी कि कार्तिक को छूने से डरोगी। नैना ने उसे नफरत भरी नजरों से घूर कर कहा और वहां से चली गई। कार्तिक को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीठ के पीछे नैना का व्यवहार मिस्री के साथ कैसा है और वह किस हद तक मिस्री को डराकर रखती है। अब कार्तिक ने प्यार से मिस्री को समझाकर शांत किया और उसे फ्रेश होने के लिए बाथरूम के अंदर भेज दिया और उसके लिए अच्छे कपड़े तैयार कर दिए। मिस्री नहाकर बाहर निकली तो कार्तिक ने अपने हाथों से खूबसूरत सिंपल साड़ी उसे पहना दी, जिसमें वह बहुत प्यारी लग रही थी। फिर उसने नौकरों से अपने लिए भी नाश्ता मंगवा लिया और उसके साथ ही बैठकर नाश्ता किया। नाश्ता करते वक्त मिश्री एकदम नॉर्मल थी, तो कार्तिक के मन में उम्मीद उठने लगी कि वह बेवजह अपनी फैमिली मेंबर्स के सामने ड्रामा प्लान कर रहा है। मिश्री तो अब एकदम ठीक लग रही है, उसे ही अपनी मॉम के सामने ले जाना चाहिए। यह सब सोचते हुए नाश्ता करने के बाद उसने उसे दवा खिला दी, लेकिन दवा खाने के बाद उसके सारे अरमानों पर मिश्री ने पानी फेर दिया। दवा के असर से वह बचकानी हरकतें करने लगी, अपने में ही हंसने लगी और अपनी साड़ी का पल्लू पकड़कर उसे दांतों से नोचने लगी। यह देख कार्तिक बहुत मायूस हुआ और उसके करीब बैठकर उसे गौर से देखने लगा। वह ऐसी हरकतें कर रही थी, उसके चेहरे का जैसा एक्सप्रेशन था, कोई भी देखकर उसे पागल ही समझता। उसकी हरकतों को देखते हुए कार्तिक की आंखों में हल्की नमी तैर गई। उसने झट से मिस्री को गले लगा लिया। क्यों मिस्री, क्यों सता रही हो मुझे? थोड़ी देर में ठीक रहती हो, थोड़ी देर में ऐसी हरकतें। प्लीज जल्दी ठीक हो जाओ ना। तुम्हारी हरकतों के कारण ही मैं तुम्हारे पास आकर भी बहुत दूर हूँ। तुम्हारी हालत के कारण ही तुम्हारी जगह मुझे किसी और को रखना पड़ रहा है। कार्तिक ने उसे बाहों में कसते हुए कहा। मिसी उसकी सारी बातें सुन रही थी, मगर उस दवा के कारण उसका दिमाग उसके काबू में था ही नहीं। वह बस दिल से कार्तिक की तकलीफ महसूस कर रही थी और बेबस थी कि कुछ भी अपने बचाव में नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसकी दवा में नैना ने दिमाग और संतुलन करने वाला जहर मिला दिया था, जिसके प्रभाव से वह अपने स्वभाव से विपरीत व्यवहार करती है। दिल में कुछ करने के लिए सोचती है और दिमाग कुछ और कर पाता है। तभी बाहर में गेट का डोर बेल बजा, जिसकी हल्की आवाज कार्तिक को भी सुनाई दी और साथ ही एक नौकर भागता हुआ उसके कमरे के बाहर आया। साहब, मालकिन जी आई हैं, दादी भी साथ में है। नौकर ने बाहर से आवाज दिया और चला गया। मिश्री, अब तुम आराम से सो जाओ, मैं घर पर ही हूँ। कार्तिक ने उसे बेड पर लिटाकर कहा और ब्लैंकेट से उसके कंधे को कवर कर दिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरकर वह कमरे से बाहर चला गया। वह खुद को नॉर्मल करते हुए जैसे ही सीढ़ी के सामने आकर नीचे उतरने लगा कि उस तरफ नौकरों ने गेट को ओपन किया। दरवाजे पर कार्तिक को दो महिलाएं नजर आईं। उसके होंठ खिल गए और साथ ही माथे पर लंबी लंबी चिंता की लकीरें खिंच गईं। उसे सबसे पहले त्रिवेणी कुमार जी हॉल में दाखिल होते हुए नजर आईं। महंगी साड़ी में कीमती गहनों के साथ कड़क रुआब, एकदम लंबी चौड़ी, जिनकी कठोर नजरें पूरे हॉल को स्कैन कर रही थीं। उनकी उम्र 54-55 के बीच थी, इसलिए वह खूबसूरती में भी कम नहीं थी। और उनके पीछे दाखिल हुई कार्तिक की दादी कोकिला कुमार। उनका रुतबा भी त्रिवेणी जी के अंदाज को टक्कर दे रहा था, या कहें कि उनसे 2 कदम आगे थी। उनकी बड़ी बड़ी खूंखार आंखें, चेहरे पर बुढ़ापे से ज्यादा अनुभव की झुर्रियां थीं। उम्र 85 वर्ष, फिर भी अकड़ कम नहीं थी। कभी कभी घुटनों में दर्द रहने के कारण हाथ में एक छड़ी थी, जिसके सर पर दहाड़ते हुए शेर का मुंह सोने से बना हुआ था। गले में एक रुद्राक्ष और तुलसी की माला और माथे पर लाल चंदन का टीका। वह भी पूरे हॉल को ऐसे घूर रही थी जैसे नजरों से ही भस्म कर देंगी। उन दोनों को देखते हुए कार्तिक सीढ़ी से नीचे उतरा। वह सबसे पहले अपनी मम्मी की ओर जा रहा था, लेकिन जैसे ही दादी ने बाघ जैसी नजरों से उसे देखा, वह घूमकर उनके सामने आया। गुड मॉर्निंग दादी। सॉरी माय स्वीट हार्ट, कार्तिक ने मजाक किया अंदाज में। पहले उनका पैर छूकर आशीर्वाद लिया, फिर उनके गाल पर किस कर दिया। वह उसके सर पर आशीर्वाद का हाथ रखने ही वाली थी, फिर उसकी हरकत पर घूर कर उसे देखने लगी। उसने भी मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखकर एक आंख दबा दिया और पलटकर अपनी मॉम के पास पहुंचा। गुड मॉर्निंग मॉम, आई लव यू। उसने त्रिवेणी जी के भी पैर छू लिए
और उनके गाल पर भी किस करके बिस किया। उन्होंने भी नाराजगी भरी नजरों से उसे घूर कर देखा और फिर सब तरफ देखने लगी। त्रिवेणी जी ने सख्त अंदाज में कहा, ये क्या तरीका है? तू सामने नजर आ रहा है और तेरी संस्कारी पत्नी कहाँ है? यह है उसके संस्कार। कार्तिक कुछ कहने को हुआ मगर बीच में ही दादी भी बोल पड़ी, बिल्कुल सही। ये कौन सा संस्कार हुआ? क्या तूने उसे बताया नहीं था कि हम लोग आने वाले हैं? ऐसा होता है स्वागत। अच्छे से स्वागत तो दूर, तेरी बीवी यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। उन दोनों से यह सुनकर कार्तिक सुलगी हुई नजरों से आसपास देखने लगा कि तभी उसे अपने पीछे से आती हुई नैना घूंघट में नजर आई। वह पलटकर गुस्से में उसके पास पहुंचा। किस कब्र में दफन थी तुम? अब निकल रही हो? बताया था ना ये लोग आने वाले हैं। स्वागत की तैयारी क्यों नहीं की तुमने? अब चलो चलकर पैर छू लो उनके। अगर कोई गलती की तो सोच लेना। कार्तिक ने उसके पास पहुंचकर दबी आवाज में गुस्से में कहा और उसकी कलाई पकड़कर अपनी दादी और मॉम के सामने आ गया। नैना के सामने आने पर कोकिला जी और त्रिवेणी जी ने घूरते हुए सर से पांव तक उसे देखा। वह घूंघट में थी तो वह उसका चेहरा झांकने लगी। ये क्या है काशी? बहू ने मुंह पर घूंघट क्यों ले रखा है? हटा घूंघट। कहीं बदसूरत बीवी तो नहीं चुन लिया तूने अपने लिए? त्रिवेदी जी सुलग कर बोली। कार्तिक परेशान होकर सोचने लगा कि क्या बहाना बना है, क्या बोलकर उन्हें नैना का चेहरा देखने से रोकें। मैं वह क्या है ना, मिस्री की फैमिली में एक रिवाज है भैया कि शादी की 1 महीने तक दुल्हन अपना चेहरा पति के अलावा किसी को नहीं दिखाती। मतलब किसी को भी नहीं। कार्तिक के दिमाग में यही आइडिया आया और उसने बोल दिया। त्रिवेदी जी उसे घूरते हुए कड़क अंदाज में, ये कैसा रिवाज है? ऐसे रिवाज तो अक्सर ससुराल की तरफ से होता है ना, मायके वालों ने कब से शुरू कर दिया। कोकला जी भी नैना को घूरते हुए, ये रिवाज उनके घर में मानते होंगे, हम पहली बार आए हैं तो अपनी बहू का मुंह दिखाई करेंगे ही। ये बोलकर दादी नैना का घूंघट उठाने के लिए आगे बढ़ी। इन सबसे नैना को भी डर लग रहा था क्योंकि कार्तिक ने उसे धमकी दिया था कि अगर घूंघट उठा तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए उसने भी अपने घूंघट को कसकर पकड़ लिया। दादी जैसे ही आगे बढ़कर नैना का घूंघट उठा ही रही थी कि कार्तिक ने आगे जाकर उनकी कलाई पकड़ ली। दादी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस रिवाज से उनका नहीं, आपका ही फायदा होगा। दरअसल मिस्री की फैमिली में मान्यता है कि दुल्हन अगर 1 महीने तक किसी को भी अपना चेहरा न दिखाए तो उसका पहला बच्चा लड़का होता है। और आप भी तो चाहती हैं ना कि मेरा पहला बच्चा लड़का हो। तभी तो दादाजी की अस्थियों को मेरे बेटे के हाथ से गंगा में विसर्जित कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी बात नहीं मानना तो देख लीजिए अपनी बहू का चेहरा। फिर पोते की जगह पोती हुई तो मुझे मत कहना। कार्तिक ने अकड़ते हुए दादी से यह कहा तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं और पोता का नाम सुनकर तो आंखें चमक गईं। दादी बहुत खुश होकर, तू सच बोल रहा है? इसके 1 महीने घूंघट में रहने से सच में ऐसा होगा? अरे तब तो तेरे मुंह में दही चीनी। तो ठीक है, हम भी इस रिवाज को मान लेते हैं। रहने दे उसे घूंघट में। अब त्रिवेदी जी सुलग कर आगे आई। लेकिन काशी, ये कैसा संस्कार है? रिवाज को तो माना जा रहा है यहाँ पर, लेकिन और संस्कार तो जैसे गंगा में प्रवाह करके आई है ये लड़की। कितना समय हो गया हमें यहाँ आए हुए, अब तक इसने हमारे चरण स्पर्श नहीं किए। ये संस्कार हैं इसके। जिस पर कार्तिक ने धीरे से नैना के हाथ पर चुटकी काट ली और जल्दी से उनके पैर को छूने के लिए आगे बढ़ी। वह उनके पैरों के आगे झुकी और उनका पैर छूना चाहा। तभी उसकी कमर पर कसकर छड़ी पड़ी। ये छड़ी दादी जी ने मारा था। वह दर्द से करा उठी। औच मम्मी। दादी सुलगते हुए उसके पास आई। ये कौन सा तरीका है? झुककर अच्छे से पैर छू। इतना भी नहीं पता तुझे? बहुएं ऐसे नहीं पैर छूती। और पैर छूकर तू हम पर मेहरबानी नहीं कर रही है। आशीर्वाद अच्छा चाहिए तो मन लगाकर पैर दबा। उन्होंने दूसरी बार फिर से छड़ी उसकी कमर पर झाड़ दी। नैना को बहुत जोर का लगा। वही यह देखकर कार्तिक ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। वह तो बस अपने होठों को दबाकर मुस्कुरा रहा था और मन में सोच रहा था कि अच्छा हुआ उसने मिस्री की जगह नैना को उनके सामने खड़ा कर दिया। उसकी मॉम और दादी जैसी हैं, जब तक वह रहेंगी अपनी बहू को चैन से जीने नहीं देंगी। और बहू होने की एक्टिंग अब नैना कर रही है तो सारा सेवा और प्रसाद उसे ही मिलेगा। ये सोचकर वह मंद मंद मुस्कुरा रहा था। ऐसे दादी जी का मन नहीं भरा तो वह जाकर सोफे पर बैठ गई और अपने दोनों पैर सोफे पर लंबे कर दिए। उन्हें यह करते देख नैना सोच में पड़ गई कि अब वह करना क्या चाहती हैं। तब दादी मुंह बिगाड़ कर बोली, ओ महारानी, माँ क्या खड़ी है? तेरा पैर पकड़ने आऊं क्या?
जानती है कितनी दूर से आई हूं मैं, आकर मेरा पैर दबा, वरना 2 डंडे और पड़ेंगे, कमर का कमरा हो जाएगा। दादी जी ने जिस तरह सुलग कर कहा, नैना अंदर से डर गई। तभी धीरे से कार्तिक उसके करीब आया। मैडम, यहाँ खड़ी तमाशा मत देखो, जाकर सेवा में लग जाओ। अगर मैं भड़क गई ना, तो छड़ी इतनी बरसेगी कि खड़ी नहीं हो पाओगी। कार्तिक ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। तो नैना ने गुस्से में अपने होंठ चबा लिए। जीजू, आपको पता था ना कि ये लोग ऐसा ही कुछ करेंगे, इसलिए आपने मिस्त्री की जगह उनके सामने मुझे खड़ा कर दिया। मैं गुस्से में बोली, प्रॉमिस, तुम्हारे साथ दादी इस वक्त ऐसा कुछ करेगी, मुझे नहीं पता था। अब टाइम वेस्ट मत करो, पहुंच जाओ जल्दी, वरना उठ गई तो तुम उठ जाओगी। यह बोलकर कार्तिक पीछे हो गया। नैना रोनी शकल बनाते हुए दादी के पैर के पास बैठी। तभी कसकर उसके कमर पर एक और छड़ी पड़ी। वह अंदर ही अंदर बिलक उठी। तुझे शर्म नहीं आती? मेरी बराबरी में बैठेगी तू? फर्श पर बैठ और अच्छे से मेरे पैर दबा। इसके बाद हमारे लिए गर्मा गर्म खाना बनाना, वह भी जो जो मैं बताऊं, वह एकदम स्वादिष्ट। ध्यान रहे, किसी नौकर का हाथ नहीं लगना चाहिए उसमें। दादी की ये बातें सुनकर तो नैना की आंखों से खून के आंसू निकलने के लिए उतावले हो गए, क्योंकि खाना बनाना तो दूर से पानी गर्म करना भी नहीं आता था। अब त्रिवेणी जी भी इतराते हुए दादी जी के पैरों के पास बैठ गईं और बोली, देख बहू, जब तक हम लोग यहाँ पर हैं, तेरी अनेकों तरह से परीक्षाएं लेंगे, जैसे अभी तेरी सब्र की परीक्षा ले रही हैं मेरी प्यारी सासू माँ ने। इसके बाद तुझे अन्नपूर्णा होने की परीक्षा देना होगा। स्वादिष्ट खाना बनाकर अगर सफल हुई तो तुम्हें डायमंड का नेकलेस गिफ्ट में देंगे, और फेल हुई तो सजा। नैना को उनकी बाकी बातों को छोड़कर सिर्फ डायमंड का नेकलेस सुनाई दिया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तभी अचानक कार्तिक के कमरे से मिस्री के हंसने की आवाज आने लगी। सभी ने चौंक कर उस तरफ देखा। वह पागलों की तरह हंस रही थी। कार्तिक ने घबराहट भरी नजरों से अपने कमरे की ओर देखा। कमरे के बाहर मिस्री नजर तो नहीं आई, लेकिन उसके हंसने की आवाज से पता चल रहा था कि वह कमरे से बाहर ही निकल रही है। उसके तो पसीने छूट गए। काशी बेटा, तेरे कमरे से कैसी आवाजें आ रही हैं? त्रिवेदी जी ने उसके कमरे की ओर देखकर पूछा। वह घबरा सा गया, सक पकाकर उनके पास आया। वह मॉम, कुछ नहीं, बस आज गलती से मैं टीवी ऑन छोड़कर आ गया, मैं अभी बंद कर देता हूँ। फिर वह नैना के करीब आया। नैना, तुम मम्मी और दादी का ख्याल रखना। फिर दबी आवाज में, ये लोग मेरे कमरे की तरफ नहीं आने चाहिए, मैं थोड़ी देर में उसे सुलाकर आता हूँ। फिर अपने कमरे की ओर चल पड़ा। कार्तिक को उस ओर जाते देख त्रिवेणी जी भी उसके पीछे चल पड़ी, तो अचानक से नैना उनके सामने आकर खड़ी हो गई। अरे मम्मी जी, आप लोग दूर से आए हो, आराम करो, मैं आप लोगों के लिए कुछ बनाऊं? नैना झट से उनके सामने आ गई, क्योंकि वह कार्तिक की कोई बात न मानकर गलती करना नहीं चाहती थी। फिर त्रिवेदी जी ने कोकला जी की ओर देखा। सास बहू में थोड़ी नजरें ही नजरों में बात हुई, और दोनों आराम से सोफे पर बैठ गईं। अच्छा बहू, चल मेनू बना लंच के लिए, और सबसे पहले मेरे लिए लौकी का फ्रेश जूस बनाकर ला, और माँ जी के लिए चुकंदर का जूस। त्रिवेणी जी ने अकड़ कर कहा, लौकी का जूस तो ठीक है, लेकिन ये चुकंदर क्या होता है? नैना कंफ्यूज होकर बोली, हे भगवान, यह है इस लड़की के संस्कार, इसे चुकंदर के बारे में नहीं पता। बेवकूफ लड़की, बीट का जूस बनाकर ला, त्रिवेणी जी ने कड़वा सा मुंह बनाकर जवाब दिया। नैना घूंघट से उन्हें घूर कर देखने लगी। उसकी साड़ी जालीदार थी और डिजाइन कुछ ज्यादा था। फिर भी वह उन लोगों का चेहरा देख पा रही थी, लेकिन सामने वालों को उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उसे वहां से भागने में ही भलाई लगी, और वह झट से किचन में चली गई। जाते उसने किचन से बाहर खड़े नौकरों को अंदर आने का इशारा किया। उसकी हर हरकतों पर त्रिवेणी जी की नजर थी। वह तो फिर से उठकर किचन के बाहर आई, और उन्होंने सारे नौकरों को आज के लिए छुट्टी दे दी। वह सारे नौकर पुराने थे, इसलिए त्रिवेणी जी के हर व्यवहार को अच्छे से जानते थे। वह चुपचाप वहां से चले गए। बहू, तुम्हें पहले ही कह दिया है हमने, जब तक हम लोग रहेंगे हमारे लिए सब कुछ सिर्फ तुम ही पकाओगी, कोई नौकर हाथ नहीं लगाएगा। जूस जल्दी से ला कर दो, और लंच की तैयारी करो, त्रिवेदी जी ने सख्त होकर कहा, और जाकर वापस कोकला जी के पास बैठ गईं। दूसरी ओर कार्तिक सीटी बजाते हुए कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, मिस्री भी दरवाजे से बाहर निकलने ही वाली थी। उसने झट से उसकी कलाई पकड़ ली, और उसे अंदर की ओर धकेल कर उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर कार्तिक गुस्से में मिस्री की ओर मुड़ा। ये क्या पागलपन कर रही हो तुम? तुम्हें बाहर आने के लिए किसने कहा? और इतनी जोर से हंस क्यों रही थी तुम?
उसके इस तरह डांटने पर एक पल के लिए मिस्री चौंक गई, फिर डरी हुई नजरों से उसे देखने लगी। वह बहुत गुस्से में उसे घूर रहा था, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए उसके करीब आई और उसके गले लग गई और सिसक कर रोने लगी। तब कार्तिक को एहसास हुआ कि उसने बेवजह उसे डांट दिया है। अगर वह इतना ही सोच समझ पाती तो ऐसी हरकतें ही क्यों करती। सॉरी मिस्री, मैं पहले से ही टेंशन में था। ऊपर से तुम्हारी आवाज देने की वजह से और टेंशन बढ़ गई। प्लीज अब तुम सो जाओ, उसने प्यार से उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा। मिस्री ने नजर उठाकर उसके चेहरे को देखा और आंसू भरी आंखों के साथ बोली, काशी मुझे सोना है। सर में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ कुछ हो रहा है। बहुत गुस्सा आ रहा है, हंसी आ रही है और दिल बेचैन हो रहा है तुम्हारे करीब आना है। उसकी बेचैनी भरी बातों को सुनकर वह गौर से उसका चेहरा देखने लगा, तो मिस्री प्यासी नजरों से उसके लबों को देखकर उसके चेहरे के करीब आई। कार्तिक ने उसकी कमर को पकड़कर उसे अपने करीब किया। सोना है तुम्हें, नींद आ रही है, वह हाँ में से हिलाने लगी। इसके बाद आहिस्ते से उसने उसके अधरों को अपने काबू में ले लिया और उसके दिल को सुकून पहुंचाने लगा। उसके मधोसी भरे स्पर्श से मिस्री ने आहिस्ते से अपनी पलकें मूंद लीं और खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया। उस दवा का असर मिस्री पर कुछ ऐसा था कि वह अपने काबू में बिल्कुल भी नहीं थी। ना चाहते हुए भी वह अजीब अजीब व्यवहार कर रही थी। अपने इमोशंस पर उसके काबू नहीं थे। कभी भी गुस्सा बढ़ रहा था, कभी उत्तेजना बढ़ जाती थी। वह इस बात से अनजान थी कि यह सब उस दवा की वजह से हो रहा है, और उसे यह भी नहीं पता था कि उस दवा का तोड़ भी उसी के पास है, वह कार्तिक का स्पर्श। उसे कार्तिक के सामने पूरी तरह पागल साबित करने के लिए नैना उसे ओवरडोज देती थी। फिर भी कार्तिक के एक स्पर्श से उसके ओवरडोज का असर कम हो जाता था। दवा की वजह से मिश्री चाहे जितनी भी उत्तेजित हो, गुस्से में हो, कार्तिक के लबों से लगते ही वह एकदम शांत हो जाती, जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं। कार्तिक के प्यार से खिस पड़ी, वह सुकून की नींद सो गई। कार्तिक ने आहिस्ते से उसे बेड पर लिटा दिया और उसका माथा चूमकर उसे देखने लगा। होठों से लगते ही तुम इतनी सुकून से सो जाती हो। मेरे जरा से प्यार से तुम्हें इतना सुकून मिलता है। जिस दिन दिल खोलकर प्यार करूंगा, तब जान तुम्हारा क्या होगा। ये कहकर उसने आहिस्ता से उसका माथा चूम लिया। तभी उसका फोन बजा। पॉकेट से फोन निकालकर नंबर देखा तो उसकी आंखें चेंज हो गईं। क्या हुआ? बॉस, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, प्लीज ऑफिस आ जाओ। भाई के पार्टनर्स आए हुए हैं, एक डील के बारे में बात करना है। आरके से मिलना चाहते हैं। तुम तैयारी करो, मैं आ रहा हूँ, कार्तिक ने सीरियस होकर कहा। कार्तिक ने एक नज़र प्यार से मिस्री को देखा और कमरे से बाहर चला गया, और आगे जाने से पहले उसने कमरे को बाहर से लॉक कर दिया, जिससे खुद से वह बाहर ना निकले। किचन में पहुंचा तो देखा नैना जूस कम बना रही थी, बंदरिया की तरह उछल ज्यादा रही थी, क्योंकि मिक्सी के चलने की आवाज से उसे डर लग रहा था। उसने दूसरों के लिए क्या, खुद के लिए कभी जूस नहीं बनाया था। 10 नौकरों के ऊपर राज करने की आदत थी उसकी। ये क्या कर रही हो, ऐसे जूस बनाया जाता है? कार्तिक ने उसे घूर कर देखा। वह भी उसे नाराजगी भरी नजरों से देखने लगी। एनीवे, एक बात ध्यान से सुनो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जरूरी काम है, यहाँ सब कुछ संभाल लेना। मिस्री गलती से भी कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए, और ना ही मम और दादी को तुम पर शक होना चाहिए। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो छोड़ूंगा नहीं। उसकी बात सुनकर नैना नाराज होकर, ये क्या बात हुई जीजू, अब सारा प्रॉब्लम मेरे सर पर डालकर जा रहे हो? मैं अकेली मिस्री को कैसे संभालूंगी? और आपकी मॉम और दादी तो मेरा खून पीने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मुझे लंच अकेले रेडी करने के लिए कहा है। कार्तिक उसे गुस्से में घूरते हुए, हाँ तो दूध पीती बच्ची हो तुम, नहीं कर सकती ये सब? अकेले लंच ही तो बनाना है, तुम्हें तंदूर में घुसकर पकना तो नहीं है ना। आई डोंट केयर कि तुम सब कुछ कैसे मैनेज करोगी, बस कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आने में मुझे देर हो सकती है, मिश्री का ख्याल रखना, उसे टाइम पर खाना देना और मेडिसिन भी। कार्तिक ने आखिरी लाइन बहुत सीरियस होकर कहा और किचन से चला गया। नैना का तो पूरा मूड खराब हो गया। उसने घूंघट उठाकर उसे जाते हुए देखा और सुलग कर बोली, यह खुद को समझता क्या है? मैं इसके पीछे दीवानी हूँ, मतलब कुछ भी करवाएगा मुझसे? मैं नौकरानी नहीं हूँ किसी की। तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम्हें हासिल करके रहूंगी, और उस मिस्री का, उसका तो ऐसा ख्याल रखेगी कि याद रखेगी वह भी। तभी किसी के आने की आहट हुई तो नैना ने जल्दी से घूंघट ले लिया। त्रिवेदी जी किचन में आई और उसे घूरते हुए उसके सामने आकर खड़ी हुई। क्या रे, 1 घंटा होने को है, अभी तक तूने एक जूस बनाकर तैयार नहीं किया? हिमालय पर्वत से सारी चीजें लेकर आ रही है क्या?
कहा था ना जल्दी से जूस तैयार कर दे। 12 बजने से पहले लंच तैयार हो जाना चाहिए। 1 घंटा है तेरे पास। उन्होंने उसे घूरते हुए ये सब कहा और फिर किचन से बाहर चली गईं। अब तो नैना गुस्से में पागल सी हो गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक तो उसे खाना बनाना नहीं आता था, दूसरा वह नौकरों की मदद नहीं ले सकती थी। कार्तिक भी उसे 4 बातें सुनाकर चला गया। उसका खून इस कदर खौल उठा था कि मन कर रहा था कि किसी का खून कर दे। उसने गुस्से में मिक्सी ऑन कर दिया और ढक्कन लगाना भूल गई तो जार से लौकी का सारा टुकड़ा इधर उधर बिखर गया। सब कुछ गंदा हो जाने की वजह से उसे और गुस्सा आने लगा। अब उसने जार से लौकी को खाली किया और बीट को डालकर उसे पीसने लगी। लेकिन इस बार भी उसने गलती से बीट के साथ उसने पानी बहुत ज्यादा डाल दिया। जैसे ही मिक्सी का मशीन प्रेशर से घूमा, सारी चीजें अनकंट्रोल होकर सब तरफ बिखर गईं। आधे पिसे हुए बीट का रस जब उसके कपड़ों पर पड़ा तो पूरे कपड़े में लाल लाल धब्बे लग गए। मिक्सी रखा प्लेटफार्म भी पूरा गंदा सा हो गया। मिक्सी चलने की आवाज को सुनकर फिर से त्रिवेणी जी किचन में आई और उन्होंने किचन का जो हाल देखा, उन्होंने फिर उस पर गुस्सा किया और साफ करने के लिए कहकर गईं। नैना के पास इस वक्त दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मरता क्या ना करता, उसका हाल था। मजबूरी में उसने सब कुछ साफ किया। उसे कुछ भी करने का आइडिया नहीं था। फिर उसे याद आया कि उसके पास फोन तो है ना। उसने सबसे पहले जूस कैसे बनाते हैं फोन पर सर्च किया और फिर बंदरिया की तरह उछल कूद करते हुए फाइनली उसने बीट और लौकी का जूस बनाकर त्रिवेणी और कोकला जी को दिया। इस पर भी उन्होंने कमी निकालकर 4 बातें उसे सुना दी और लंच जल्दी तैयार करने को कहा। वह गंदा सा मुंह बनाकर किचन में पहुंची। उसने पहले तो कुछ चीज गुस्से में तोड़ दी, फिर खुद ही उनकी सफाई करके फिर से उसने फोन में सर्च किया कि खाना कैसे बनाते हैं। अब उसके पसीने तो तब छूटे जब उसने त्रिवेदी जी का दिया हुआ मेनू लिस्ट पढ़ा। उस लिस्ट में त्रिवेदी जी ने 3 तरह की सब्जी, अलग अलग सब्जी लिखा था। चावल, रोटी, दाल, सलाद, पापड़ और ना जाने क्या क्या। लगता है आज ये लोग मेरा खून करके ही मानेंगे। इतनी सारी चीजें कौन खाएगा। 2 लोग हैं बस और 12 प्रकार की चीजें लिख कर दी हैं। आलू मटर की सब्जी, मटर पनीर की सब्जी, भिंडी दो प्याजा। ये सब क्या होता है। यहाँ कोई रेस्टोरेंट है क्या। और मैं कोई प्रोफेशनल कुक नहीं हूँ। वह सारी लिस्ट पढ़कर खुद ही गुस्सा होने लगी। उसने गुस्से में सामने की ओर अपना सर पटका तो सामने बर्तन स्टैंड था। उसका सर बर्तनों से टकरा गया और जो दिमाग पहले से ज्यादा घुमा हुआ था अब पूरी तरह से घूम गया। फिर उसे मिस्री का ख्याल आया कि वह यहाँ काम कर कर के मरी जा रही है और मिस्री आराम से अपने कमरे में सो रही है। बहुत ले ली उसने सुकून की नींद। मैं उसकी वजह से मर रही हूँ और उसे सुकून से सोने दूँ। बिल्कुल नहीं, अभी बताती हूँ उसे। ये कहकर नैना ने शैतानियत के साथ कुछ सोचा और सुलगकर मिस्री के कमरे में पहुंची। कार्तिक जिस तरह मिस्री को सुलाकर गया था वह उसी तरह सुकून से सो रही थी कि तभी उसके चेहरे पर गर्म पानी पड़ा। वह एकदम छटपटाकर तड़पती हुई जाग उठी और उठकर बैठकर फड़फड़ाने लगी। हाँ, हो, काशी काशी। वह छटपटाते उसे पुकारने लगी तो नैना एकदम से उसके चेहरे के करीब आई और उसने कसकर उसके बाल पकड़ लिए। क्यों मैडम, मजा आया। मेरी जिंदगी हराम करके बड़े सुकून की नींद सो रही थी तू। तेरी वजह से मेरे मम्मी पापा मुझसे दूर हो गए। कार्तिक को भी तूने मुझसे छीन लिया। अब देख मैं तेरा क्या करती हूँ। नैना ने बहुत गुस्से में उसके बाल मरोड़ते हुए कहा। नैना के बेरहमपन को देखते हुए मिस्री ने उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका खुद पर नियंत्रण नहीं था। वह चाह कर भी पूरा ताकत लगाकर उसके हाथ से अपना बाल नहीं छुड़ा पाई। मुझसे मुकाबला करेगी तू। मैं तुझे उस लायक कभी नहीं होने दूंगी। नैना ने और कसकर उसके बाल पकड़ लिए। नैना प्लीज छोड़ देना मुझे। मैं तो तेरी बहन हूं ना। क्यों कर रही है ये सब। मिसी ने बेबसी के साथ रोते हुए कहा। लेकिन नैना को उस पर जरा भी तरस ना आई। क्यों छोड़ दूं तुझे। कार्तिक को मैंने पहले पसंद किया था ना। क्यों गई तू उसके सामने। उस रात मैंने तुझे घर से निकाला। मर जाती कहीं जाकर। उसके पास क्यों गई। वह मेरा था और तूने उसी से शादी कर ली। अब तो सजा मिलेगी तुझे। मैं उसे तेरा नहीं होने दूंगी। तुझे इसी तरह पागल बनाकर रखूंगी। नैना एकदम सच में पागल हो गई थी। और सुबह तुझे बड़ा मजा आ रहा था ना कार्तिक के गले लगने में। अच्छा हाँ, मैं तेरे सामने खड़ी थी इसलिए तू मुझे जला रही थी ताकि तुझे उसके गले लगते देख मेरा दिल जले। चल ठीक है, तुझे जलने का मजा मैं चखाती हूँ। नैना ने यह सब पागलपन के साथ कहा और एकदम से उसे बेड पर धकेल दिया। वह अपने साथ एक स्टील की बाल्टी लेकर आई थी। वह उसके पास गई
तो स्टील की बाल्टी में कुछ अंगार थे जिसमें चिमटा रखा हुआ था, जो कि उन अंगार से गर्म होकर एकदम लाल दिख रहा था। नैना रुमाल के सहारे उस चिमटे को पकड़कर मिसी के करीब आई और उसने उसकी कलाई पकड़ लिया और नफरत भरी नजरों से मिस्री को घूरने लगी। मिस्री ने जब उसके हाथ में गर्म चिमटा देखा तो उसकी सांसें भी सूख गईं। ये क्या कर रही है तू? प्लीज छोड़ दे, मैंने कुछ नहीं किया नैना, मुझे छोड़ दे। माँ बाबा को मैंने नहीं मारा। कार्तिक तो मेरी किस्मत में था ना, इसलिए मुझे मिला। प्लीज मुझे सजा मत दे। मिस्री उसके आगे हाथ जोड़कर मिन्नतें करते हुए बेड से पीछे सरकने लगी, लेकिन नैना उसे माफ करने के इरादे में बिल्कुल भी नहीं थी। जो तनाव अभी वह किचन से झेल लगकर आई थी, उसका सारा गुस्सा वह मिस्री पर उतार देना चाहती थी। उसने कसकर मिस्री को उल्टा चांटा मारा। वह बेड पर ही लुढ़क गई। फिर उसने बाल पकड़कर उसे खींचकर बिठा दिया और फिर से उसकी कलाई पकड़कर चिमटा उसके हाथ के करीब लाने लगी। वह पूरी कोशिश कर रही थी और साथ ही उसे कमजोरी महसूस हो रही थी। यह भी शायद दवा का असर था, जिसके कारण वह ठीक से उसका मुकाबला नहीं कर पाई। सुबह बहुत मजा आ रहा था ना कार्तिक के गले लगने में, मुझे जलाने में। अब तू जल। बोल दोबारा कार्तिक के गले लगेगी? नैना ने नफरत के साथ कहा और उसने एकदम से गर्म चिमटा मिश्री की हथेली में रख दी। गर्म चिमटे की हथेली में स्पर्श होते ही मिश्री की कलाई जली और उसने तुरंत हाथ पीछे कर लिए। जैसे ही चीखने को हुई तो दूसरे हाथ से नैना ने उसके मुंह को दबा दिया और चिमटा साइड टेबल पर रखकर उसने एकदम से रुमाल मिश्री के मुंह पर बांध दिया, जिससे वह दर्द से चिल्ला भी न सकी। उसके ऐसा करने पर मिसी दर्द से छटपटाते हुए बेड से उतरकर बाथरूम की ओर जाने लगी, तो नैना ने फिर से खींचकर उसे बेड पर पटक दिया। वह अपने सनक भरे पागलपन में इंसानियत तक भूल गई थी। बेड पर मिश्री को पटककर उसने उसके गले को पकड़ लिया और उसके ऊपर झुककर बोली, बोल, फिर जाएगी कार्तिक के करीब? अगर दोबारा उसके करीब जाते हुए मिल गई तो सोच लेना तेरे साथ क्या करूंगी। अभी तो सिर्फ जगाने के लिए गर्म पानी और इस चिमटे का स्वाद चखाया है, आगे बहुत कुछ कर सकती हूँ। उसे कहकर नैना ने फिर से चिमटा उठाकर उस गर्म बाल्टी में डाल दिया और जैसे ही वह गर्म हुआ उसने फिर रुमाल की मदद से उसे उठा लिया और मिश्री के करीब आई। बोल कि तू कार्तिक के करीब नहीं जाएगी और उसे भी अपने करीब आने नहीं देगी। बोल, वरना इसे और कहाँ कहाँ रखूंगी तू सोच भी नहीं सकती। मेरे कार्तिक को तू मुझसे छीनेगी, उसकी बीवी बनकर रहेगी मेरे सामने। वह सिर्फ मेरा है। नैना ने सनकीपन के साथ कहा और उसने एक बार फिर चिमटा उसकी दूसरी हथेली पर रख दिया। मिश्री तड़प कर रह गई। उसने इस कदर उसके मुंह पर रुमाल बांधा था कि वह चिल्लाई भी तो आवाज उसके मुंह से बाहर नहीं निकला। ये सब अब याद रहेगा ना तुझे? बोल कि तू कभी नहीं जाएगी उसके पास। बोल। सवाल करते हुए उसने एक बार फिर चिमटा उसके हाथ में रखा। वह फिर तड़प गई और नई में से रिलाने लगी। यही सही है तेरे लिए। अगर दोबारा कार्तिक के करीब तू मुझे नजर आई तो इससे भी बुरा हाल करूंगी और उसके आगे भी मुंह मत खोलना। खोला ना तो सोच लेना। मुझे पता है वह शांत करने के लिए सिर्फ तुझे किस करता है। अब तक उसने तुझे उस तरह से प्यार नहीं किया, लेकिन सोच ले जिस दिन वह तेरी उस हद तक करीब आया, तेरी जिंदगी में नर्क बना दूंगी। यही दर्द 100 गुना ज्यादा दूंगी। फिर से उसने सनक में पागल होकर कहा और इस बार चिमटा उसकी कमर पर रख दिया। इस बार तकलीफ मिसी के बर्दाश्त से बाहर हो गई। उसने एकदम से नैना को अपने से दूर धकेल दिया और झट से बाथरूम में भाग गई। उसके झटकने पर नैना खुद को संभाल नहीं पाई और वह बेड से नीचे गिरी। चिमटा उसके हाथ से छूटकर उसकी हथेली पर ही गिर गया। वह भी जल गई और उसके मुंह से चीख निकल गई। बाथरूम के अंदर जाते ही मिस्री ने खुद को अंदर से लॉक कर लिया और शॉवर के नीचे जाकर उसने शॉवर ऑन किया और ठंडे पानी में अपना हाथ भिगोने लगी। वह एकदम व्याकुल होकर अपनी कमर पर भी ठंडा पानी छिड़क रही थी। इतनी जलन हो रही थी कि उसकी जान निकलने लगी। तभी बाहर से नैना को किसी के आने की आहट सुनाई दी। वह घबरा गई। उसने जल्दी से सारी चीजें बेड के नीचे छुपा दी और नॉर्मल होकर तुरंत कमरे से बाहर भागी और उसने कमरा लॉक कर दिया और घूंघट लेकर आगे बढ़ी। 2 कदम ही आगे आई थी कि त्रिवेणी जी उसके सामने आकर घूरते हुए खड़ी हो गई। क्या चाल चल रही है तू? तुझे लंच तैयार करने के लिए कहा ना। कमरे में घुसकर क्या कर रही थी? और तेरे चीखने की आवाज बाहर सुनाई दी थी। उन्होंने घूरते हुए उससे पूछा। नैना की तो सांसें अटकी हुई थीं और चिमटे से जले हुए हाथ में जलन हो रही थी। वह अलग। कुछ नहीं मम्मी जी, वह मुझे बाथरूम लगी थी और बाथरूम में एकदम से मेरा पैर फिसल गया था, तो बस मैं कमरे में आई थी। मैं जा रही हूँ लंच बनाने। नैना घबराई हुई लफ्जों में बोली
और तुरंत नीचे की ओर भागी। त्रिवेदी जी को कुछ तो गड़बड़ लगा, लेकिन वह समझ नहीं पाई क्या। कार्तिक का कमरा साउंड प्रूफ था, इसलिए बाथरूम से पानी गिरने की आवाज बाहर सुनाई नहीं दी। उसके चीखने की आवाज सुनाई दी थी, क्योंकि उस वक्त दरवाजा हल्का खुला था और अब एकदम बंद। त्रिवेदी जी का दिल हुआ कि वह एक बार कार्तिक के कमरे में जाकर देखें। तभी नीचे से कोकिला जी के पुकारने की आवाज आई, तो वह सिर झटक कर नीचे चली गई। वही मिस्री पानी के नीचे खड़ी थी और सावर से गिर रहे ठंडे पानी से अपने हाथ को भिगो रही थी। तब तक उसे राहत मिल रही थी। वह वहीं घुटने के सहारे बैठकर रोने लगी। उसे एक एक कर याद आ रहा था कि नैना ने कितना बुरा व्यवहार किया उसके साथ। वह बचपन से ही ऐसी थी, कभी उसे पसंद नहीं करती थी, कभी उसके प्रति अपनापन दिखाना तो दूर, हमेशा उसे अपनी दुश्मनी मानती थी। और आज के उसके इस व्यवहार को देखकर उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि बचपन से ही वह उसे चोट पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना और उसके साथ मारपीट करना तो नैना की बचपन की आदत थी, लेकिन वह आज इतनी बेरहम हो जाएगी, मिसी को अंदाजा नहीं था। वह घुटने के सहारे रोते हुए, काशी प्लीज आ जाओ ना, बहुत दर्द हो रहा है। तुम करीब होते हो तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। तुम तो मेरे दर्द की दवा हो। और नैना चाहती है मैं तुमसे ही दूर हो जाऊं। इससे तो अच्छा मैं मर ही जाऊं। मिस्री काफी देर तक पानी के नीचे बैठी रही। जब तक वह पानी के नीचे थी, तब तक उसके हाथ के जलन में उसे राहत मिल रही थी। जैसे ही पानी से दूर हुई, वापस जोरों की जलन होने लगी। उसकी दोनों हथेली एकदम लाल हो चुकी थी। सावर के नीचे भीगते अचानक वह एकदम से बेहोश होकर गिर गई। नैना तिल मिलाई हुई सी किचन पहुंची। मिस्री पर अपना सारा गुस्सा उतारने के बाद भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था। वह भड़की हुई सी गैस चूल्हे के सामने आई। उसने देखा चूल्हे के ऊपर एक बर्तन रखा हुआ है। उसने ये ध्यान नहीं दिया कि नीचे गैस भी जल रहा है, और बिना सोचे समझे उसने बिना कपड़ा पकड़े दोनों हाथों से बर्तन को ऐसे ही पकड़ लिया। अगले ही सेकंड उसकी आंखें फैल गईं और एक दर्दनाक चीख के साथ बर्तन उसके हाथ से छूट गया। उस बर्तन में गर्म दूध था। हाथ जलते ही बर्तन छूटा और फर्श पर गिरा, तो दूध बर्तन से छलक कर उसके ही पैरों में आ गया, और गर्म दूध से अब उसका पैर भी बुरी तरह से जल गया। पैर के जलते ही उसके कदम लड़खड़ाए और वह वहीं फर्श पर गिर गई। जलन के मारे चिल्लाने लगी, आ मम्मी आउच। उसने मिस्री को तो जलाकर चिल्लाने से रोक दिया था, लेकिन अब मिस्री की चीख अब उसके अपने मुंह से निकल रही थी। यह था जैसी करनी वैसी भरनी। एक चीज नैना हमेशा भूल जाती थी, कि जब भी उसने मिस्री को तकलीफ दी है, किसी भी तरह से उसे तड़पाया है, किसी न किसी बहाने उस तड़प को उसे खुद ब खुद भी महसूस करना पड़ा। उसने जब भी शारीरिक रूप से मिस्री को तकलीफ दी है, किसी न किसी बहाने उस दर्द को उसे भी झेलना ही पड़ा है। इस बात पर आज तक वह गौर नहीं कर पाई। मिस्री को तकलीफ देकर वह सोच रही थी कि उसका बदला पूरा हुआ, उसे तड़पाकर खुद को सुकून दे देगी। मगर भगवान भी आंख में पट्टी बांध कर थोड़ी ना बैठे हैं। उसके कर्म का फल दुगना उसे लौटा दिया। अब वह महसूस कर पा रही थी कि गर्म पानी के और गर्म चिमटे से जलने का एहसास कैसा होता है। उसके रोने चिल्लाने की आवाज को सुनकर दो नौकर भागकर अंदर आए। नौकरों को देखते ही उसने रोना तो बंद कर दिया, लेकिन झट से उठकर खड़ी हुई और पास के नौकर पर उसने खींचकर चांटा झाड़ दिया। बर्तन इतना गर्म कैसे था? कहाँ मर गए थे तुम लोग? मेरा हाथ जल गया। वह बहुत गुस्से में उस नौकर पर चिल्लाई। कैसे जल गया तेरा हाथ? तेरी आंखें नहीं थी क्या? कपड़े के साथ बर्तन को उतार सकती थी तू। तभी वहां सुलगते हुए त्रिवेणी जी दाखिल हुई। उन्हें देखते ही झट से उसने अपने सर पर घूंघट ले लिया। वह भी इतनी जल्दी कि उन्होंने उसका चेहरा नहीं देखा। त्रिवेणी जी गुस्से में उसके सामने आकर खड़ी हुई। और ये क्या तरीका हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के नौकरों पर हाथ उठाने की? गलती तुम्हारी थी। तुम अगर सावधानी से काम करती तो तुम्हारे साथ ये सब होता ही नहीं। माफी मांगो। जिस पर नैना अकड़कर बोली, मैं कभी किसी से माफी नहीं मांगती। उसकी अकड़ को देखकर त्रिवेणी जी को उस पर गुस्सा आया, तो उसके और करीब आई और कुटिलता भरी मुस्कान के साथ उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, माफी तो तुझे मांगना पड़ेगा। तू भले इस घर की बहू है, लेकिन नौकर भी इंसान ही है। चुपचाप इनसे माफी मांगो, वरना धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। आखिरी लाइन गुस्से में कहकर उन्होंने कसकर उसकी बांह पकड़ ली। नैना घूंघट से ही आंखें फाड़े उन्हें देखते ही रह गई। मैंने कहा ना माफी मांगो, सुनाई नहीं दिया क्या? त्रिवेणी जी बहुत गुस्से में उस पर चिल्लाए। नैना सूखे पत्ते की तरह कांप गई। तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप ने भले ही तुम्हें नौकरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए तमीज नहीं सिखाया हो, लेकिन मेरे घर में तुम्हारे घर के नियम नहीं चलेंगे। हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगो। त्रिवेणी जी ने बहुत कठोर स्वर में कहा।
उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि घर के नौकरों के साथ कोई बदतमीजी करे। वह घर के नौकरों को भी अपनों के बराबर मानती थी। किसी नौकर का अपमान मतलब वह खुद का अपमान समझती थी। नैना घूंघट से ही उनके गुस्से से लाल चेहरे को देख पा रही थी, जिसे देख उसकी अंतरात्मा तक डोल गई। वह उनसे मुंह लड़ाकर और कोई गलती नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कार्तिक को देखकर ही वह समझ चुकी थी कि उसके घर के सभी लोगों के अंदर बारूद भरा हुआ है। उनसे उलझकर उसकी तबाही होगी, जिसका जीता जागता सबूत त्रिवेणी जी की अंगार उगलती हुई आंखों ने दिया। सॉरी अंकल, मैं जल गई थी ना, इसलिए तकलीफ भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था, तो मैंने कुछ भी कह दिया और आप पर हाथ उठा दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। उसने नौकर के सामने सर झुकाकर माफी मांग ली, मगर अंदर ही अंदर उसका दिल जल रहा था। नौकर कुछ कहने को हुआ तो त्रिवेणी जी ने उसे घूर कर देखा। वह बेचारा बेजुबान रह गया और झुककर नीचे फर्श की सफाई करने लगा। अगले ही पल त्रिवेणी जी ने नैना के करीब आई तो नैना को डर लगा कि कहीं वो उसे चांटा देने वाली तो नहीं है। वह एक कदम पीछे हो गई तो उन्होंने कसकर उसकी कलाई पकड़ ली और खींचते हुए उसे किचन से बाहर ले गई। जिस तरह वह उसे अपने साथ लेकर जा रही थी, नैना की सांसें रुकी हुई थी। उसका दिल कह रहा था कि वह खुद से ही उनसे हाथ छुड़ाकर वहां से भाग जाए। हाल में पहुंचते ही त्रिवेणी जी ने उसे सोफे पर बिठा दिया। एक नौकर को आवाज देकर फर्स्ट एंड बॉक्स मंगवाया। अब नौकर से फर्स्ट एंड बॉक्स मंगवाते सुन उसके दिल में जरा सी राहत आई। उसने हाल में चारों तरफ नजर घुमाकर देखा। उसे कोकिला जी नजर नहीं आई। फिर उसे समझ आया कि वह अपने कमरे में आराम करने गई होगी। नौकर ने फर्स्ट एंड बॉक्स लाकर दिया। त्रिवेणी जी उसके करीब बैठी, फिर आहिस्ते हाथों से उसके हाथ में ऑइंटमेंट लगाने लगी। नैना उनके पहले और अब के व्यवहार को देखकर दंग रह गई। कुछ देर पहले जिस कठोरता से उन्होंने उसे जवाब दिया था और अब दवा लगा रही थी, वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों। नैना की खामोशी से ही त्रिवेणी जी को समझ आ रहा था कि वह क्या सोच रही होगी। बेटा, जैसा व्यवहार हमारा तुम्हारे साथ है, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बहुत पत्थर दिल हूँ और अत्याचार करने वाली सास हूँ। तो सही सोच रही हो तुम। उन्होंने ये कहा तो नैना ने तुरंत अपने हाथ घबराहट के मारे खींच लिए, जिस पर त्रिवेदी जी मुस्कुराई। हाँ, मैं कठोर हूँ। मुझे सारी चीजें अनुशासन में रखना पसंद है। लापरवाही से मुझे सख्त नफरत है और मुझे मेरी बहू भी एकदम परफेक्ट चाहिए। इसलिए तुम्हें सारी चीज तो सहना होगा। मैंने पहले ही कहा तुमसे कि जब तक हम यहाँ हैं तुम्हारी परीक्षा लेंगे। हम परखेंगे कि तुम्हारे अंदर कौन से अच्छे गुण हैं और कौन से खराब, क्योंकि तुम किसी मामूली घर की बहू नहीं, कुमार परिवार की बहू हो। हमारी इंडस्ट्री की पहुंच अमेरिका तक है और कई देशों में हमारा बिजनेस चल रहा है और मैं हमारी रेपुटेशन के लिए बहुत ही सीरियस हूँ। कोई लापरवाही या गलती बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मुझे बहू भी एकदम परफेक्ट चाहिए। अब त्रिवेदी जी उसे सब कुछ समझाने लगी और वह खामोशी से सुन रही थी। दूसरी ओर कार्तिक की कार एक इंडस्ट्री के बाहर आकर रुकी। कई बॉडीगार्ड्स ने उसे घेर लिया। इस वक्त उसका एटीट्यूड कुछ और ही था। घर से तो नॉर्मल जीन्स और शर्ट में निकला था, लेकिन यहाँ ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट में पहुंचा। आंखों में भी ब्लैक कलर का गॉगल था, जिससे वह बहुत हैंडसम और स्मार्ट लग रहा था। उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि उसके बॉडीगार्ड भी उसे अट्रैक्ट थे। वह इंडस्ट्री के अंदर जाने लगा तो सारे बॉडीगार्ड उसे कवर करके आगे चलने लगे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किंग बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रहा है। आगे चलते हुए वह रिसेप्शन में दाखिल हुआ। वहां मौजूद लोग उसे देखकर सुन्न हो गए। वह अपनी किलर एटीट्यूड के साथ सबको नजरअंदाज करते हुए लिफ्ट की ओर चल पड़ा। लिफ्ट के अंदर गया भी तो 6 बॉडीगार्ड उसके साथ घुसने को हुए, तो उसने उनमें से 3 को बाहर कर दिया। 22वें फ्लोर पर उसकी लिफ्ट आकर रुकी। वह लिफ्ट से बाहर आया और उसी तरह एक खूंखार शेर की तरह चलते हुए एक कमरे के सामने आकर रुका। वेटिंग रूम के बाहर उसका असिस्टेंट खड़ा था। उसने जल्दी से कमरे का गेट ओपन किया। कार्तिक उस कमरे में एंटर हुआ। अंदर एक बड़े से ग्लास टेबल के चारों तरफ सोफों में से 2 पर 2 लोग बैठे हुए थे और साइड टेबल्स में एंटीक चीजें रखी हुई थी। सोफे पर बैठे दोनों शख्स उसे देखकर खड़े हो गए। वह उन दोनों के सामने से गुजरकर सोफे के पास आ गया और बीच के सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठा। उसके बैठते वह दोनों भी बैठ गए और कार्तिक के एक इशारे पर उसके असिस्टेंट के साथ 4 बॉडीगार्ड किसी को पकड़कर उस रूम के अंदर आए। उन्होंने एकदम से उस आदमी को फर्श पर धकेल दिया। उस आदमी के दोनों हाथ बंधे हुए थे और आंखों पर काले कलर की पट्टी बंधी हुई थी। एक गार्ड ने जब पट्टी हटा दी तो वह घबराया हुआ सा आसपास देखने लगा। फिर उसकी नजर जैसे ही कार्तिक पर गई
उसकी सांसें सूख गईं। वह एकदम डर के मारे कांपता हुआ बोला, बॉस, बॉस, मैंने आपके भाई को नहीं मारा। बॉस, वह किंग थे हमारे, हम उनके साथ धोखेबाजी कैसे कर सकते थे? बॉस, हमने उन्हें नहीं मारा। उस आदमी की बातें सुनकर कार्तिक ने अपनी आंखों से चश्मा उतार लिया। उसकी लाल आंखें एकदम खून की प्यासी नजर आ रही थीं। जब उस शख्स ने उसकी आंखों में देखा तो उसकी रूह तक कांप गई। कार्तिक डेबल स्माइल के साथ खड़ा हुआ और उस आदमी की ओर बढ़ा। वह घबराहट के मारे पीछे सरकने लगा तो पीछे खड़े बॉडीगार्ड ने उसके कंधे पर पैर रखकर उसे रोक दिया। कार्तिक हमलावर शेर की तरह रक्त रंजित आंखों से घूरते हुए उसके चेहरे के एकदम करीब आकर झुका। उसने उसके जबड़े पकड़ लिए। उसने उस शख्स को बेहद करीब से देखा। वह शख्स काफी घायल था। उसके चेहरे पर, पूरे बदन पर बहुत सारे जख्मों के निशान थे। ये देख कार्तिक की आंखों में और प्यास जाग गई। अगर तूने मेरे भाई का खून नहीं किया तो किसने किया? तू आरके का पर्सनल बॉडीगार्ड था ना? फिर उसका मर्डर कैसे हुआ? किंग का मर्डर कैसे हुआ? कार्तिक ने पहला सवाल बेहद आहिस्ते से किया और अगले ही पल उसने उसकी गर्दन मरोड़ दी। उस आदमी के मुंह से चीख निकल गई। वह कार्तिक के सामने घुटने के बल बैठा था। कार्तिक के इशारे पर पीछे खड़े बॉडीगार्ड ने उसके कंधे पर से अपना पैर हटा लिया। वहीं कार्तिक ने उसकी जांघ पर अपना पैर रखा और झुकते हुए दबाव बनाकर उसके चेहरे के करीब आया। तुम लोगों की धोखेबाजी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं नॉर्मली बिजनेस कर रहा था, तुम लोगों ने मेरे भाई का मर्डर किया, माफिया किंग का मर्डर किया, और उसका छोटा भाई होने के नाते मुझे उसकी पोजीशन को अब मेंटेन करना पड़ रहा है। कार्तिक ने खून की प्यासी आंखों से उसकी आंखों में देखा। वह शख्स डरा हुआ सा नहीं में सिर हिलाने लगा। कार्तिक कुमार अपने ही नाम से मैंने एक अलग इंडस्ट्री इंडिया में ग्रो की, सुकून से जी रहा था, साथ में आसमान पर था मेरा बिजनेस। और अब मेरी पोजीशन धीरे धीरे नीचे आ रही है, तुम्हारी वजह से। बोलो, क्या सजा चाहिए? कार्तिक ने बहुत ही खूंखार और सख्त आवाज में पूछा। तो वह शख्स सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। आर के अंडरवर्ल्ड किंग, एक ऐसा अंडरवर्ल्ड डॉन जिसका सिक्का भारत से लेकर महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका पर भी चलता था, जिसे गुनाहों का देवता भी उसके पार्टनर्स कहते थे। क्राइम करना और दहशत फैलाना उसका शौक था। पूरा नाम राम कुमार, कार्तिक कुमार का बड़ा भाई। दोनों भाई का स्वभाव एकदम अलग था। उनके पिता विवेक कुमार भी एक क्रिमिनल ही थे, जिन्होंने इंडिया में एक बड़ी रॉबरी को अंजाम दिया और अपने पूरे परिवार सहित अमेरिका में शिफ्ट हो गए। बड़ा बेटा राम पिता के नक्शे कदम पर चलना चाहता था। पिता से जैसी परवरिश मिली उसने वही किया। पिता के इशारे पर छोटे छोटे क्राइम करते हुए उसके हाथ लंबे होते गए और 28 की उम्र में ही वह बन गया अंडरवर्ल्ड का किंग। और किंग बनते उसने शैतानियत की सारी हदें पार कर दी। गवर्नमेंट से लेकर बिजनेसमैन तक को उसने अपने काबू में ले लिया और हर तरफ अपनी मनचाही करने लगा। वहीं कार्तिक का स्वभाव अपने पिता से एकदम अलग था। वह अपनी माँ से मिले संस्कारों को नींव बनाकर आगे चल रहा था। उसे अपने पिता और भाई के काम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। इसलिए अमेरिका में रहकर जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी हुई, वह इंडिया आ गया और यहीं उसने अपना बिजनेस शुरू किया और सालों की अपनी कड़ी मेहनत से अपने बिजनेस को इंडिया में नंबर 1 बना दिया। इसी बीच गहरी साजिश के तहत उसके भाई का मर्डर हो गया। किसी को पता नहीं चला कि अंडरवर्ल्ड के किंग को किसने मारा, और जो लोग अंडरवर्ल्ड के सपोर्ट में थे उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई कि अंडरवर्ल्ड का किंग अब नहीं रहा। क्योंकि किंग का छोटा भाई अब भी जिंदा था, इसलिए उन लोगों ने इतिहास को फिर से जिंदा किया। बड़े भाई के मरते ही छोटे को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि दोनों भाई का चेहरा एक जैसा ही नहीं, एक ही था। दोनों 1 साल के छोटे बड़े थे, फिर भी दोनों की पर्सनालिटी एक जैसी थी। जब उन सपोर्टर और कार्तिक के पापा ने उसे किंग की जगह लेने के लिए कहा, तो कार्तिक ने साफ इनकार कर दिया कि वह ना तो क्रिमिनल बनेगा और ना ही क्राइम के सपोर्ट में खड़ा होगा। सबने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने एकदम साफ इनकार कर दिया। तब कार्तिक के पापा ने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी मुट्ठी में कर लिया। कार्तिक की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका सबसे छोटा भाई प्रेम। विवेक जी के सर पर तो पावर और पोजीशन का नशा सवार था। वह कुछ भी समझना नहीं चाहते थे। उनका हमेशा से यही सपना था कि उनका एक बेटा अंडरवर्ल्ड का डॉन होगा। पहले बेटे के मरते ही उनके दिल में दूसरे बेटे को उस पोजीशन तक पहुंचाने की ख्वाहिश जागी। इसलिए उन्होंने प्रेम को अपने कब्जे में किया। कार्तिक को पता था कि उसके पापा अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, अपने एक बेटे तक को खत्म कर सकते हैं, लेकिन अपनी जिद नहीं छोड़ सकते। अपने छोटे भाई प्रेम की जिंदगी को खतरे में देखकर
कार्तिक उनकी बातें मान गया, लेकिन उसने सब तरफ से अपने भाई की इमेज हटवा दी। कुछ ही लोग किंग के बारे में जानते थे और उसे पहचानते थे। वह दोहरी जिंदगी जीने लगा। वह एक इंडिया का बिजनेसमैन बनकर और उसके बाद अंडरवर्ल्ड का किंग बनकर। किसी को शक नहीं था कि नंबर वन बिजनेसमैन कार्तिक कुमारी अंडरवर्ल्ड का डॉन है। इस वक्त जो आदमी अपनी मौत के इंतजार में कार्तिक के सामने पड़ा हुआ था, वह वही था जिस पर कार्तिक को शक था कि उसी ने उसके भाई के मर्डर को अंजाम दिया है। और इसी का पता लगाने वह कॉलेज गया था, जहाँ मिश्री और नैना नाम की दो खूबसूरत मुसीबत उसके गले पड़ गई। और बेचारा कार्तिक साली और बीबी, किंग और बिजनेस के चक्कर में गनचक्कर बन गया। अभी तेरे पास वक्त है, सच सच बोल दे, वरना आने वाला पल तेरे लिए सही नहीं रहेगा। कार्तिक ने बहुत सख्त होकर उस शख्स से पूछा। वह आदमी तो पहले से ही डरा हुआ था। कार्तिक की इस धमकी से उसकी धड़कनें अब और कमजोर होने लगी। तभी कार्तिक का फोन बजा। उसने पॉकेट से फोन निकाल कर देखा तो चेहरे पर फिर थोड़ा गुस्सा आ गया। कार्तिक ने गुस्से में अपने सामने बैठे आदमी को, फिर अपने बॉडीगार्ड को देखा। इसकी इतनी सेवा करो कि इसके बदन में एक बूंद खून न बचे। सच बोल दिया तो जिंदा छोड़ देना, और अगर मुंह न खोला तो वही करना जो करते हैं। बंधे हुए आदमी को नफरत भरी नजरों से देखकर उसने अपने बॉडीगार्ड से कहा, और कॉल आंसर करते हुए आगे चल पड़ा। उसके सारी बॉडीगार्ड समझ चुके थे कि उन्हें क्या करना है। उनमें से दो आगे बढ़े और उस आदमी को घसीटते हुए वह अपने साथ ले गए। वह गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, प्लीज मुझे छोड़ दो, माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, इन सब में मेरा हाथ नहीं था। मगर जैसे किसी को वहां पर उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। अब क्यों फोन किया है तुमने? आपको कॉल क्यों ना करूं जीजू, यहाँ मेरी जान निकाल ली जा रही है। दूसरी ओर से नैना गुस्से में बोली, आवाज नीचे रखकर बात करो, तुम्हारा नौकर नहीं हूं मैं जो चिल्लाओगी मुझ पर। मैं आप पर बिल्कुल भी नहीं चिल्ला रही, बस आप जल्दी से घर लौट कर आइए। आपको पता है, यहाँ आपकी मम्मी और दादी मेरा पूरा खून चूस रही हैं। दूध के बर्तन से मेरा हाथ जल गया, पैर जल गया, फिर भी इन लोगों को लंच की सारी चीजें मेरे हाथ से ही बनवाना है। प्लीज समझाओ ना उन्हें। क्यों, ऐसा क्या कर रही थी जो दूध से तुम्हारा हाथ और पैर दोनों जल गया? आंखें छत पर रखकर चल रही थी क्या? जीजू प्लीज बकवास मत करिए। अपनी मम्मी और दादी को कॉल करके बोल दीजिए कि लंच मैं नहीं बना सकती बस। अच्छा, अगर तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो तुम खुद बोल दो। बेवजह मेरा टाइम वेस्ट मत करो, इम्पोर्टेंट काम के लिए आया हूँ। दोबारा डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो अगली सुबह कचरे के ढेर में मिलोगी सबको। कार्तिक ने गुस्से में कहा और कॉल कट कर दिया। स्टूपिड गर्ल, कुछ नहीं होता इससे, बस फैशन दिखाने का काम करवा लो। कार्तिक गुस्से में बोला और वेटिंग रूम में बैठे उन दोनों आदमियों से बात करने लगा। ये दो टके का इंसान खुद को समझता क्या है? मैं इतना रिस्पेक्ट देकर बात कर रही हूँ और कहता है मुझे कचरे के ढेर पर फेंक देगा। उसके बाप का लगेज हूँ क्या मैं? मेरे सामने तो बहुत डायलॉग मारता है, लेकिन अपनी मम्मी और दादी से कुछ नहीं कह सकता। कुछ भी कर नैना, तुझे लंच तो बनाना ही होगा। नैना गुस्से में खुद में बड़बड़ा रही थी। अब उसे और कुछ समझ में नहीं आया तो उसने फिर से फोन में उसके बताए हुए चीजों को सर्च किया और जैसे भी जला भुना बनाने लगी। नैना को एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मिस्री बाथरूम के अंदर गई है तो बाहर निकली है नहीं। उसकी अब क्या हालत है, बेचारी मिस्री अब तक बाथरूम के फर्श पर गिरी हुई शावर से गिर रहे पानी के नीचे भीग रही थी। कार्तिक उन दोनों पार्टनर से बात तो कर रहा था, मगर उसके मन में एक बेचैनी सी उठ रही थी। बार बार मिस्री का ख्याल दिल में आ रहा था। अब मिस्री का हाल चाल लेने के लिए उसने फिर से नैना के पास कॉल किया तो वह वीडियो देखकर कुकिंग करने में बिजी थी और उससे थोड़ी नाराज भी थी, इसलिए कॉल आंसर ही नहीं कर रही थी। उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। जब हद से ज्यादा बेचैनी उससे बर्दाश्त नहीं हुई तो कार्तिक खुद जाने के लिए वहां से निकलने लगा। तब विवेक जी का कॉल आया। उन्होंने बताया कि उसे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। कुछ स्मगलर्स और डीलर्स उससे बात करना चाहते हैं। उसने जिद करने की बहुत कोशिश की, मगर उनकी जिद के आगे उसे ही हारना पड़ा, क्योंकि अगर वह सीधे से उनकी बात ना माने तो उसे पता था कि उसके पिता किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ ऐसा कर गुजरेंगे जिससे वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए वह उनके साथ ही मीटिंग में चला गया। एक बार मीटिंग में बैठा तो सारे स्मगलर्स और डीलर्स के साथ बात करते करते 3 से 4 घंटे गुजर गए और उसके डैड एक के बाद एक मीटिंग अटेंड करवाते रहे। वही मिस्री के लिए उसके दिल की बेचैनी हद पार कर रही थी और फाइनली मीटिंग खत्म होते होते रात हो गई। और अब उसने फाइनल अपने पापा को जवाब दे दिया
कि अब्बा कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा, घर जाएगा। डैड प्लीज अब बस करिए, मैं कोई मीटिंग और अटेंड नहीं करूँगा। आपको तो मम्मी और फैमिली से कोई मतलब है नहीं, लेकिन मुझे है। मम्मी और दादी मेरे ही घर पर हैं अभी, और मिश्री की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ। उसने उनसे नजरें मिलाकर सीधा जवाब दिया, हाँ ठीक है जा। तू राम की तरह बाप का सिर थोड़ी ना बनेगा, तू तो जोरू का गुलाम बनेगा, बीबी और माँ के आंचल में बंधा रहेगा। इतना बड़ा बिजनेस तेरे हाथ में है, फिर भी इतने सारे प्रॉफिट को छोड़कर तू घर भाग रहा है। उन्होंने भी बहुत गुस्से में उससे कहा। उसका खून जल गया। अगर अपनी पत्नी और माँ के प्रति फर्ज निभाना आपके लिए बीवी और माँ के आंचल में बंधना है तो ठीक है, मैं ऐसा ही हूँ मैं जोरू का गुलाम, माँ के पैरों का दूल भी हूँ। और कुछ कहना है आपको तो कहिए, मैं जा रहा हूँ, उसने बहुत गुस्से में उनसे कहा, और उनके सामने ही अपने हाथ में पकड़े फाइल को पटक कर केबिन से बाहर निकल गया। और अपनी बेचैनी और लंबा सफर तय करके वह घर पहुंचा और बिना किसी से बात किए सीधे अपने कमरे में आया। उसने कमरे में सब तरफ देखा, कहीं भी उसे मिश्री नजर नहीं आई। बाथरूम में जब साबर की आवाज सुनाई दी तो उसे लगा वह नहा रही है, मगर इस वक्त उसने 2 मिनट इंतजार किया, मिश्री को आवाज भी दिया, लेकिन जब अंदर से आवाज नहीं आई तो उसने खुद दरवाजा खोलकर देखा। जब उसकी नजर फर्श पर बेहोश पड़ी मिश्री पर गई तो उसका पारा गर्म हो गया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।